स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं BA सेमेस्टर 6 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय माओ त्से तुंग जो थे वो चीन के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, तो इनके बारे में हम आज देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माओ त्से तुंग माओ त्से तुंग महान व्यक्तित्व। ठीक है, आधुनिक साम्यवादी चीन के निर्माता माओ त्से तुंग असाधारण व्यक्तित्व के बेमिसाल चरित्र रखते थे। माओ का नाम ही करोड़ों चीनियों के हृदय में उत्साह, साहस, आश्चर्यजनक संगठन, शक्ति और असीम त्याग की भावना का संचार करता है। गृह युद्ध में उनकी विजय का श्रेय उनके कुशल नेतृत्व, लाल सेना की लगन और उसकी दक्षता और चीन की ग्रामीण जनता को जाता है। दूसरी ओर चियांग काई शेक सरकार और उसके प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, उसकी अयोग्यता और अक्षमता को सुधार करने की अनिच्छा ने शहरी क्षेत्रों तथा पूंजीपति वर्ग ने भी उनको समर्थन देना लगभग समाप्त कर दिया। चीन के साम्यवादियों का संगठन तथा अनुशासन सराहनीय था। उनका कार्यक्रम आकर्षक था। गृह युद्ध में विजय के लिए माओ को जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसकी भूमिका सराहनीय थी। यद्यपि चियांग काई शेक संन्यास सैन का उत्तराधिकारी था, फिर भी व्यवहार में वह प्रतिक्रियावादी तत्वों, विशेषकर सामंतों और पूंजीपतियों का प्रतिनिधि हो गया था। इसके विपरीत माओ ने जिन कृषि संबंधी सुधारों की घोषणा की थी, किसान उससे बहुत प्रभावित हुए थे। साम्यवादी होते हुए भी माओ से संन्यास सैन के राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और आर्थिक समानता के आदर्शों से सहमत था। इन सभी कारणों से ने माओ को सफलता को संभव बना दिया था। अक्टूबर 1949 तक चीन की समस्त मुख्य भूमि पर उसका अधिकार हो गया था। माओ त्से का जन्म सन 1893 में चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। जिस प्रकार भारत का बंगाल प्रांत क्रांतिकारी प्रदेश समझा जाता था, उसी प्रकार चीन का हुनान प्रांत भी है। माओ बचपन से विद्रोही थे। जब वे बहुत छोटे थे तब उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। पिता उनको खेती के काम में लगाना चाहते थे, लेकिन माओ की रुचि विद्या अध्ययन में थी। माओ ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत दूर के एक स्कूल में प्रवेश लिया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के मध्य माओ अनुवादित पश्चिमी साहित्य के संपर्क में आए। अमेरिका के महान नेता जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन से माओ बहुत प्रभावित हुए थे। पश्चिम में महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए माओ ने अपने देश के विचारकों के विचार भी पढ़े। कांग यू वी, वांग तथा लियांग के विचारों ने माओ को अधिक प्रभावित किया। माओ को यह कल्पना सुखद लगी कि व्यक्ति से समाज तथा समाज से राष्ट्र ऊंचा है। व्यक्तिगत जीवन में इन विचारों के साथ साथ माओ को अपने आसपास के वातावरण व लोगों से प्यार था। मिट्टी की सुगंध, पसीने से लथपथ किसान माओ को अपनी ओर खींचते थे। जब कभी माओ को अवकाश मिलता, वे खेतों की ओर निकल जाते और श्रमशील किसानों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। इसी बीच माओ ने चेंग सा के अकाल पीड़ितों के घोर कष्टों और वहां के प्रशासक के अमानुषिक अत्याचारों को देखा। इन अत्याचारों की घटना ने माओ को मंचू राजवंश का कट्टर विरोधी बना दिया और उनके हृदय में एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगी। माओ त्से तुंग एक क्रांतिकारी राजनेता होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी हैं। चीन की साम्यवादी क्रांति का संचालन तथा नेतृत्व करने के साथ साथ उसका प्रचार करना, उसके औचित्य को जनता में लोकप्रिय बनाना, अपनी कूटनीति, शासन व्यवस्था आदि के औचित्य को दर्शाना आदि के निमित्त
उसने ढेर सारा साहित्य भी तैयार किया है। उसकी प्रमुख रचनाएं ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोalition गवर्नमेंट तथा ऑन द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। इसके अतिरिक्त उसके विचारों का संकलन विशाल साहित्य का निर्माण करता है। ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ माओ त्से तुंग तथा सिलेक्टेड रीडिंग ऑफ माओ त्से तुंग वर्क के नाम से संकलित किए गए हैं। जीवन के अंतिम वर्षों तक चीन में माओ की लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह साम्यवादी चीन का एकमात्र तानाशाह ही नहीं अपितु देवता बन चुका था। उसके वचन वेद वाक्य माने जाते थे। उसके विरोधी किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाता था। उसका विरोध किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाता था। चीनी जनता में माओ की वाणी तथा उसके प्रति निष्ठा अंधविश्वसनीयता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। 1911 में माओ ने चीनी क्रांति के अग्रदूत sun यat-sen का नाम सुना। इस क्रांति में छात्रों का विशेष योगदान था, अतः माओ ने क्रांतिकारी सेना में भर्ती होने का निश्चय कर लिया। इसके पश्चात माओ ने मंचू राजवंश के पतन और चीन में गणतंत्र की स्थापना की घटनाओं को देखा। कुछ समय बाद उन्होंने सेना की नौकरी छोड़कर हुनान के पुस्तकालय में नौकरी करा, जहां उन्होंने स्मिथ, डार्विन, स्पेंसर तथा मिल के विचारों को पढ़ा। विश्व के महान शूरवीर नामक पुस्तक ने माओ के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। रूस की बेल्शेविक क्रांति का माओ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे उग्र क्रांतिकारी बन गए। सन 1919 में पेकिंग तथा चांगसा में विद्यार्थियों को संगठित कर 1920 में माओ ने अपने को मार्क्सवादी घोषित कर दिया। मार्क्स के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक सम्मेलन 1921 में शंघाई में हुआ, जिसमें माओ ने भाग लिया। जिन 13 सदस्यों ने 13 जून 1921 को साम्यवादी पार्टी कुंग चांग तांग की स्थापना की, उनमें माओ भी एक थे। कुछ समय बाद साम्यवादी दल, राष्ट्रीय दल तथा कुओमितांग दल का समझौता हो गया। माओ को साम्यवादी दल और राष्ट्रीय दल दोनों के कार्यकारिणी की सदस्यता प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने कठोर परिश्रम करना पड़ा। 1925 में साम्यवादी सम्मेलन और माओ के विचारों में एक नया मोड़ आया। माओ इस नतीजे पर पहुंचे कि मार्क्सवादी दर्शन की चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। उसका मानना था कि चीन की समस्त शक्ति शहरी श्रमजीवियों में नहीं अपितु कृषकों में निहित है। इसलिए चीन में साम्यवादी आंदोलन को शहरी श्रमजीवी के माध्यम से नहीं वरन चीन के बहुसंख्यक कृषकों को संगठित करके सफलता के शिखर पर पहुंचाना होगा। माओ ने जब अपनी संपूर्ण शक्ति किसानों को संगठित करने में लगा दी, हुनान में माओ ने 1927 में किसान आंदोलन शुरू कर दिया एवं दक्षिणी पूर्वी प्रांत में पहली चीनी सोवियत की स्थापना की। माओ के इस क्रांतिकारी कृषि सुधार कार्यक्रम व आंदोलन ने उग्रपंथियों व राष्ट्रवादियों को भयभीत कर दिया और अब चियांग काई शेक एवं माओ त्से तुंग में पूर्णतः संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। चियांग काई शेक के विरुद्ध संघर्ष 1928 के पश्चात माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी दल ने निरंतर उन्नति की। माओ का कृषि सुधार कार्यक्रम व कृषकों के भूस्वामित्व का सिद्धांत जीर्ण शीर्ण कृषक वर्ग में लोकप्रिय बन गया। गांव-गांव में माओ को मुक्तिदाता कहकर पुकारा जाने लगा। उसकी इस लोकप्रियता का साम्यवादी दल को बहुत लाभ हुआ। दूसरी ओर कुओमितांग दल का नेता चियांग काई शेक माओ की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित था। माओ और चियांग काई शेक के बीच संघर्ष आवश्यक होता जा रहा था। वर्ष 1927 में जब कुओमितांग और साम्यवादियों के बीच संघर्ष हुआ तो sun यat-sen का दाहिना हाथ चुतेहू माओ से आकर मिला और तब से दोनों मिलकर साम्यवादी शक्ति का बड़ी तेजी से विस्तार करने लगे। धीरे धीरे माओ की शक्ति बढ़ती गई और जब जब
भी राष्ट्रवादी और साम्यवादियों के बीच संघर्ष हुआ, तब माओ ने साम्यवादियों का बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया। माओ के साहस और असीम योग्यता के कारण चियांग काई शेक के साम्यवादियों के दमन के लिए किए गए सारे प्रयत्न विफल हो गए। माओ के नेतृत्व में साम्यवादियों की एक शक्तिशाली फौज तैयार हुई, जो लाल सेना के नाम से प्रसिद्ध हुई। लाल सेना का महाप्रस्थान तो विश्व के इतिहास में एक असाधारण घटना है। कुछ समय बाद ही जापानी साम्राज्यवाद के भय के कारण माओ और चियांग काई शेक के बीच समझौता हो गया। माओ ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जापानी साम्राज्यवाद से सफलतापूर्वक टक्कर ली और चियांग काई शेक को पूरा सहयोग दिया। लेकिन जापान की पराजय के बाद माओ और चियांग काई शेक के बीच पुनः संघर्ष आरंभ हो गया। इस समय तक माओ की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसने बड़ी कुशलता के साथ साम्यवादियों का नेतृत्व किया और चियांग काई शेक की सेनाओं को उसकी शक्ति के सामने पराजित होना पड़ा। माओ के नेतृत्व में ही वर्ष 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। माओ त्से तुंग के राजनीतिक विचार। माओ एक जन्मजात क्रांतिकारी थे। वे पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिभा से चीन की उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। माओ ने अपनी विचारधारा के संबंध में स्वयं लिखा है कि हमारे सभी कार्यों में सार्वजनिक नीति का पालन होना चाहिए। हमें तन मन से चीनी जनता की सेवा करनी चाहिए। हमारे कार्यों की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि उससे अधिक जनता का हित होता हो। जब तक हम जनता की असीम शक्ति पर विश्वास करेंगे, तब तक उससे हमारा संबंध बना रहेगा। जनता में असीम सृजनात्मक शक्ति है। हमें उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। माओ ने चीन के साम्यवादी दल को सच्चे अर्थों में मजदूरों और किसानों का दल बनाया। उसने मार्क्सवाद को चीन की परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास किया। चीनी साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लियो शाओची ने माओ त्से तुंग की विचारधारा की विवेचना अपनी पुस्तक चीनी साम्यवादी दल में इस प्रकार की है। जहाँ तक वैज्ञानिक विचारधारा की स्थापना का प्रश्न है, वह श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि ही बना सकते हैं। माओ की विचारधारा ने मार्क्स और लेनिन के आधारभूत सिद्धांतों का चीनी परिस्थितियों के साथ समन्वय करने का सफल प्रयोग किया है। माओ की विचारधारा का उदय और विकास 3 क्रांतिकारी युद्धों के क्रियात्मक अनुभवों के आधार पर हुआ है। उत्तरी अभियान, कृषक क्रांति तथा जापानी साम्राज्यवाद का विरोध। इस विचारधारा से चीन की संपूर्ण जनता के हितों की रक्षा होती है। यह विचारधारा माओ त्से तुंग के लेखों तथा साम्यवादी दल के साहित्य से स्पष्ट होती है। यह चीनी जनता के बौद्धिक व सैद्धांतिक विकास की अभिव्यंजना करती है। कॉमरेड माओ चीन के इतिहास में न केवल महान क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ हैं, वरन सबसे बड़े विचारक और वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने साम्यवाद के प्राचीन सिद्धांतों को त्याग कर चीनी परिस्थितियों के अनुसार नवीन सिद्धांतों का निर्माण करके अपूर्व नैतिक साहस का परिचय दिया। उदित सिद्धांतों के अभाव में चीन दल के अनेक सदस्य अनुचित मार्ग पर चले गए थे। माओ ने उनका पथ प्रदर्शन किया और अच्छे मार्ग पर चलाया। माओ की जीवन नौकरशाही, न्यू डेमोक्रेसी ऑफ माओ। माओ ने अपने राजनीतिक विचारधारा की व्याख्या अपनी पुस्तक नवीन लोकशाही में किया है। 15 जनवरी 1941 में के चीनी संस्कृति नामक पत्रिका के अंक में यह पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। माओ ने इस छोटी सी पुस्तक में अपनी विचारधारा का बड़ी गंभीरतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया है। माओ ने अपने इस विचारों को उस समय प्रकट किया जबकि चीन पर संकट के बादल छा रहे थे और चीन का प्रत्येक देशभक्त अपने देश को इन संकटों से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहा था। जापानी साम्राज्यवाद के जाल से देश को छुटकारा दिलाकर उसे उन्नति तथा विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए माओ ने चीनी जनता को बताया
कि जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व की भावना का उदय करके ही देश की मुक्ति संभव है। इस प्रकार उनकी पुस्तक साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय सम्मान और गौरव तथा देश की स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता की समर्थक है। माओ और उनके दर्शन ने प्राचीन कन्फ्यूशियसवाद तथा ताओवाद का स्थान ले लिया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।